अस्सलामुअलैकुम, आई एम नबीला। वेलकम टू आवर बायोकेमिस्ट्री सीरीज, मेटाबॉलिज्म सीरीज। इंशाल्लाह आज हम लोग बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ेंगे और डिहाइड्रोजनेशन के बारे में पढ़ेंगे। फॉर दोज हु डोंट नो, हम लोग के प्रीवियस लेक्चर में हमने मेटाबॉलिज्म की कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी जो हमें आगे इंशाल्लाह लगने वाली है। सो आप लोग ज़रूर वो वीडियो देखें। प्लस हम लोग का जो है नोट्स आप लोग को हम लोग के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, एंड प्लीज़ डू जॉइन आवर फेसबुक ग्रुप ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट विद बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। क्या है बेसिकली? हम सब जानते हैं ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो जब बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन क्या होगा, जब ऑक्सीडेशन होगा बायोमोलिक्यूल्स का। कहाँ पर होगा? ऑब्वियसली बायोलॉजिकल सिस्टम यानी कि बॉडी के अंदर होगा, सेल्स, टिश्यूज एंड बॉडी के दूसरे पार्ट्स में। तो ऑक्सीडेशन होगा जब बायोमोलिक्यूल्स का। किसकी जरूरत पड़ेगी हमें? एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स की। सो दैट विल बी कॉल्ड एज बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि यार किसी चीज का जलाना, ठीक है। मतलब जैसे आपने मान लीजिए बहुत सारी कैलोरी का खाना खाया है, तो अब यार आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि मतलब आपने क्या किया, उस चीज का यूज किया ताकि आपके बॉडी में क्या हो जाए, वो चीज, वो प्रोडक्ट क्या हो जाए, अच्छे से यूज हो जाए। ओके। और इससे जो डिजायर्ड एनर्जी है वो आपको मिल जाए, तो इसको हम क्या करें? बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। एक बेसिक एग्जांपल। नेक्स्ट आपको एमसीक्यूज में या कॉमन क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन क्या है? डिहाइड्रोजनेशन। अब डिहाइड्रोजनेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि डी मतलब क्या होता है? रिमूवल, एंड हाइड्रोजनेशन मतलब क्या है? हाइड्रोजन का रिमूवल। ओके। लेकिन हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं डिहाइड्रोजनेशन, जब हम लोग बोलेंगे तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का भी हो सकता है रिमूवल, और हाइड्रोजन का भी रिमूवल हो सकता है, इनकी प्रोटॉन्स का। ओके। नाउ प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन का प्रिंसिपल क्या है बेसिकली? तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा था, क्या कैटाबॉलिज्म की बात हमने पढ़ी थी कि यार पहले जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स में ब्रेक होगा, फिर सिंपल इंटरमीडिएट बनेगा, यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम में। फिर एसिटाइल कोएंजाइम से हमें क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगी, दैट इज एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड ऑल, ये सब मिलेगा। तो सेम वही प्रोसेस आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि जो हमारे जो मेटाबॉलिक फ्यूल्स है, जो कि हम जानते हैं भाई, ग्लूकोज है, फैटी एसिड्स है, अमाइनो एसिड्स है, कीटोन बॉडीज एंड ऑल, ये सब पहले ब्रेक डाउन होंगे इंटू टू कार्बन कंपाउंड्स, और वी कैन से डिग्रेड होंगे टू कार्बन कंपाउंड लाइक एसिटाइल कोएंजाइम है। फिर ये जो आपका टू कार्बन कंपाउंड है, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये क्या होगा? ब्रेक होगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू हाइड्रोजन एटम्स। ओके। फिर ये जो हाइड्रोजन एटम है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और द रेस्पिरेटरी चेन, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो ये जो आपका हाइड्रोजन है, ये जाकर कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ, एंड क्या बनाएगा? वाटर एंड एनर्जी, जिसकी हमें क्या जरूरत है। ये वाटर कौन सा होगा? मेटाबॉलिक वाटर। नाउ पर्पस ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। अब ये बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, ठीक है, बट इसका पर्पस क्या है एक्चुअली? सो इसका पर्पस है टू जनरेट द एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या? मैंने आप लोग को ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया कि एटीपी एंड हीट। ओके। सो एटीपी का एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, भाई इससे हमें एनर्जी मिलेगा। तो एटीपी का यहाँ पर फंक्शन क्या होगा? हमारी बॉडी में जो भाई एटीपी जनरेट हो रहा है, तो उसका फंक्शन क्या है कि सेल्यूलर वर्क के लिए काम आएगा। भाई आपके सारे सेल्स को, आपके ऑर्गन्स को, हर ऑर्गन क्या कर रहा है? अलग अलग फंक्शन कर रहा है, अपने एक पेस पे काम कर रहा है। और जैसे हार्ट है, कांस्टेंट काम करता है, तो उसको भाई उसकी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो क्या हो रहा है? एटीपी क्या करता है? सेल्यूलर वर्क के लिए आपको एनर्जी देता है। और हीट क्या करता है? आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। फॉर एग्जांपल है कांस्टेंट आपके बॉडी में, मतलब मेटाबॉलिज्म किसी की बॉडी में एक्सेस हो जाए, तो उसको क्या होगा? उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा। किसी की बॉडी में भाई जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, बंदा बहुत ही ज़्यादा लाइक ओबेस्ड टाइप से है, तो उसका क्या होगा? बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा कम रहेगा हमेशा नॉर्मल से, और उसकी बॉडी में क्या होगा? हीट रिलीज भी कम होगा, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है? बहुत कम हो रहा है। आप ऐसे समझ लीजिए बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन को एज अ टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। फिर बेसिकली बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में दो पार्ट्स होते हैं जो हमेशा आगे पढ़ना है, रेस्पिरेटरी चेन और द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जहां पर एटीपी फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। बेसिकली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में एटीपी फॉर्मेशन होता है, और रेस्पिरेटरी चेन में क्या फॉर्मेशन होता है? मेटाबॉलिक वाटर एंड एनर्जी। ओके। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब हम सबसे ज्यादा कॉमन स्टेप जो है डिहाइड्रोजन बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन की, हमने क्या पढ़ा था? डिहाइड्रोजनेशन। तो डिहाइड्रोजनेशन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ देखिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम लोग के लाइक 9th 10th से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि भाई जो चीज़ें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, हम मैंने ऑलरेडी कहा है कि यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन जब मैं बोलूंगी तो सिर्फ प्रोटॉन नहीं, मैं इलेक्ट्रॉन की भी बात करूंगी। इट कैन बी प्रोटॉन, इट कैन बी इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन डोनर जो होगा, उसको हम बोलेंगे रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑब्वियसली जो डोनर है यानी कि जो लॉस कर रहा है, तो वहां पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पर जो हो रहा है,
टू हाइड्रोजन या फिर मैं सिर्फ एक हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो एक हाइड्रोजन जब ब्रेक होता है तो आपको क्या मिलता है भाई, एक प्रोटॉन मिलता है, H+ यानी कि प्रोटॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। यहाँ पर हम टू की अगर बात करें तो टू हाइड्रोजन गिव्स टू प्रोटॉन एंड टू इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो हाइड्रोजन है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, इन तीनों का मिलाकर क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस। ओके, ये जो आपका जो प्रोसेस है डिहाइड्रोजनेशन का, अगर यहाँ पर मान लीजिए एंजाइम्स या को एंजाइम्स अगर एब्सेंट है, ओके, अगर गलती से भी एब्सेंट हो गए तो क्या होगा, आपकी पूरी की पूरी प्रोसेस क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। देयर विल बी नो डिहाइड्रोजनेशन, देयर विल बी नो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, नो एटीपी प्रोडक्शन। ओके, अब एक और कॉन्सेप्ट है डिहाइड्रोजनेशन में बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ पर आप एक रिएक्शन देखें, सबस्ट्रेट है MH2 और ये इसने अपना क्या किया, हाइड्रोजन लूज कर दिया, तो ये क्या हो गया, M बन गया, प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट M। तो जब हाइड्रोजन था इसके पास तो ये क्या था, एक रिड्यूस्ड मेटाबोलाइट था। जब इसने हाइड्रोजन लूज कर दिया तो ये क्या बन गया, ऑक्सीडाइज मेटाबोलाइट। बहुत सारे लोग ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है भाई, रिड्यूस्ड कब हो रहा है, ऑक्सीडाइज कब हो रहा है। तो सिंपल सी बात, आप एक चीज याद रखें, जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, राइट, तो वो क्या होंगे, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। और जो एक्सेप्ट करके बने हैं, ओके, और जो लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं वो क्या होंगे, रिड्यूस्ड। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है डिहाइड्रोजनेशन में, कि जो हाइड्रोजन है वो जो है यहाँ पर ये जो इस रिएक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन लॉस होगा। ठीक है, हाइड्रोजन लॉस होगा, तो हाइड्रोजन को ये ऑक्सीडाइज कोएंजाइम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और क्या बनेंगे, रिड्यूस्ड कोएंजाइम। और रिड्यूस कोएंजाइम क्या होता है, एनर्जी रिच होते हैं, क्योंकि हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, राइट। लेकिन जब यहाँ पर मान लीजिए अपोजिट रिएक्शन हुआ तो हाइड्रोजन क्या होगा, इसको अब भाई अपोजिट रिएक्शन होगा, M से MH2 बनेगा, तो भाई हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी आपको टू ऐड हाइड्रोजन। तो रिड्यूस कोएंजाइम क्या करेंगे, अपने हाइड्रोजन लूज कर देंगे, कन्वर्ट हो गया ऑक्सीडाइज में, और वो जो लॉस्ट हाइड्रोजन है उसको कौन एक्सेप्ट करेगा, MH2, और M जो है एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा, MH2। ओके, सो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। लेकिन अब एक और बात है कि भाई अब आपकी बॉडी में कॉन्स्टेंटली डिहाइड्रोजनेशन या बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो आपके बॉडी में सारे के सारे ऑक्सीडाइज कोएंजाइम्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसी प्रोसेस से भाई, क्योंकि हाइड्रोजन तो लॉस हो रहा है, तो फास्ट फास्ट जितने भी ऑक्सीडाइज कोएंजाइम है वो एक्सेप्ट करेंगे हाइड्रोजन और रिड्यूस में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट ऐसे में तो यार आपकी बॉडी का पूरा पूरा ऑक्सीडाइज कोएंजाइम का क्या हो जाएगा, जो बैंक है वो समझ लीजिए खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ प्रोसेसेस ऐसी होती है बॉडी में जिनको ऑक्सीडाइज कोएंजाइम की जरूरत पड़ती है, कुछ होती है जिनको रिड्यूस की जरूरत पड़ती है। तो यार अब हमें तो ऑक्सीडाइज कोएंजाइम की वापस भी तो जरूरत पड़ेगी ना, अगर कॉन्स्टेंटली आपका प्रोसेस हो ही रहा है। ठीक है, तो ऐसे में तो सारा ऑक्सीडाइज रिड्यूस में कन्वर्ट हो रहा है, तो फिर ऑक्सीडाइज कहाँ से लाएंगे, तो इसके लिए दो प्रोसीजर्स होती है। हमें इंशाल्लाह ये चीज़ें और अच्छे से आगे समझ आएगी। बट सिंपल सा फॉर्म में इसी बात को फिर से कहूँगी, सिंपल सी बात, कि भाई जब पूरा ही रिड्यूस में कन्वर्ट जाएगा तो कुछ ऑक्सीडाइज की भी तो जरूरत पड़ेगी, राइट। सो इस ऑक्सीडाइज को वापस बैलेंस करने के लिए, वापस लाने के लिए कुछ प्रोसेसेस होती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है, हाउ दीज रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स कैन गेट रीऑक्सीडाइज, यानी कि वापस रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स जो है कैसे ऑक्सीडाइज में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो पहला होता है थ्रू रिडक्टिव बायोसिंथेसिस प्रोसेस। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपने मान लीजिए जब फैटी एसिड हो या कोलेस्ट्रॉल हो या स्टेरॉइड हो, जब इनका सिंथेसिस होगा तो ये जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम है ये अपना हाइड्रोजन लूज करेंगे और ऑक्सीडाइज में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जब इसका रिवर्स रिएक्शन होगा तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी आपको भाई, तो ये रिड्यूस जो है हाइड्रोजन देंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज में हो जाएंगे कन्वर्ट। यहाँ पर बेसिकली सब खेल किसका है, ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स का है। ओके, सो थ्रू रिडक्टिव बायोसिंथेसिस प्रोसेस, तो एसिटाइल कोएंजाइम में से फैटी एसिड बन रहा है या स्टेरॉइड बन रहा है, कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, तो इसके बनते टाइम जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम था वो क्या करेगा, अपना हाइड्रोजन डोनेट कर देगा ताकि ये फॉर्मेशन हो और NADP यानी कि ये ऑक्सीडाइज कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा प्रोसेस है रिड्यूस्ड का ऑक्सीडाइज में कन्वर्ट करने के लिए थ्रू रेस्पिरेटरी चेन, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है या मैकेनिज्म का है फॉर reduced coenzyme to convert into oxidized coenzyme. reduced oxidized coenzyme कौन से होते हैं, NAD+ होता है, NADP होता है, FAD FMN होता है। और ऑक्सीडाइज कौन से होते हैं, NADH NADP2H या NADPH2 बोल सकते हैं, FADH2 और FMNH2। लेकिन मेनली हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, NAD+ और NADH की जरूरत पड़ेगी, और हमें पड़ेगा FMN FMNH2 और FAD और FADH2। ओके, सो ये था आज के लिए। Hope you like it. Please do like, share, comment and subscribe, and please do tell us in the comment section which videos you want next. Thank you.